हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 बिजनेस स्टडी। और मटेरियल में यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस स्टडी आर के सिंगला बुक है। बेस्ट रहेगा अगर आप बुक सामने रख करके अगर मेरी इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले हम मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या कहना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर हमसे। तो ये जो है गाइडलाइंस देता है एंड डिसीजंस देता है। गाइडलाइंस एंड डिसीजन मेकिंग मतलब बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए मैनेजर्स जो होते हैं, जो वर्किंग मैनेजर्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बिहेवियर को सूटेबल बनाना उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके इन्वायरमेंट के लिए, आपस में सभी मैनेजर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए। तो ऐसे कुछ डिसीजन लेने में हेल्पफुल होते हैं ये। इनको फॉलो किया जाए तो डिसीजन अच्छे तरीके से लिए जा सकते हैं और ईज़िली जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ में लेकर के चल सकते हो। तो क्या है, एक तरीके की जनरल गाइडलाइंस होती है इनको कि किस तरीके से काम को किया जाना चाहिए, किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए लोगों को, और बिजनेस के अंदर किसी भी काम को जो है प्रॉपरली किस तरीके से किया जा सकता है। ऐसी गाइडलाइंस होती हैं इसके अंदर। तो अगला टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या है, मतलब क्या खासियत है। तो सबसे पहला खासियत तो भाई आपका ये है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हिंदी में कहें तो सार्वभौमिक अनुकूलता। मतलब किसी भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे कृषि फार्म हो, सेना हो, क्लब हो, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर रहे हो आप जहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका जनरल गाइडलाइंस होती है। जनरल गाइडलाइंस मतलब कि बिल्कुल सख्त नहीं है, कंपलसरी लागू नहीं करना है। ये इस तरीके से होते हैं कि जैसे कि आपने कुछ बोला, लोगों को जनरली गाइडेंस दी कि समझाया कि भाई ऐसे काम कर लो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर इनको फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा करोगे आप। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बहुत बड़े बड़े जो मैनेजमेंट्स के एक्सपर्टीज़ रहे, उन्होंने जब काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत टाइम तक एक्सपीरियंस के साथ जब काम किया, तो उन्होंने ये अपने साथ जो परेशानियां झेली, जो प्रॉब्लम झेली, उनके सॉल्यूशन को सॉल्व, मतलब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए गए। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के भी यहाँ पे बने हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने आई थी, उनको चलाने में कोई प्रॉब्लम्स आई थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ही इन्होंने क्या है, ये प्रिंसिपल बनाए हैं। तो अभ्यास और प्रयोग द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। मतलब क्या है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं हो जाती है ये। आप चाहो तो इसमें आप बदलाव कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ प्रिंसिपल को छोड़ सकते हो, नहीं फॉलो करना चाहते, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। जो आपके साथ, जो आपके इन्वायरमेंट के साथ, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सूट करता है प्रिंसिपल, आप उसी को फॉलो कीजिए। इसीलिए इनको फ्लेक्सिबल कहा गया है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकते हो, इनको बदलाव करके अपने आप पे लागू कर सकते हो। अगला है मेनली बिहेवियरल होते हैं, व्यवहारात्मक होते हैं। जैसे सीधा संबंध व्यवहारीय व्यवहार से है। ठीक है। ये संगठन के स्तरों पर काम कर रहे लोगों का अच्छे संबंध को होना सुनिश्चित करते हैं। मतलब अगर आप इसको करते हो, मैनेजमेंट अगर इसके मैनेजर्स जो अगर इनको फॉलो करते हैं, तो एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय मैनेजर्स के बीच में, मैनेजर के बीच में रिलेशंस जो है वो ज़्यादा अच्छे स्वीट होने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि काम को फ्लुएंसी बढ़ेगी। ठीक है। आसानी से काम को किया जा सकेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे सभी के सभी, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से काम व्यवहार करने लगेंगे। तो इसलिए जो है मेनली बिहेवियर में ही चेंज लाया जाता है जनरली प्रिंसिपल के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट।
कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये हो गया आपका कि ये स्पष्ट होते हैं, यदि विशेष परिस्थिति में एक विशेष ढंग से काम किया जाए तो ये परिणाम है। मतलब ये स्पष्ट है, पहले से ही बताया गया हुआ है कि अगर आप अच्छे से काम करवाते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करवाते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, ये फिक्स है। तो इनकी एक खास सी बात ये भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनिश्चित होता है, कंटिग्नेंट होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर इन्हें फॉलो कर लोगे तो 110% आप सक्सेसफुल ही हो जाओगे। कंटिग्नेंट चीज़ है, बदलाव आते रहते हैं। हो सकता है आपने कुछ और कमी हो गई हो, किसी वजह से आपका वो लॉ जो है, वो जो आपका प्रिंसिपल जो है, वो आपके ऊपर सही से फॉलो नहीं हो पाया। तो इनको आप अपने हिसाब से बदल करके, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल करके लागू करोगे तभी ज़्यादा बेस्ट है। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई जनरली हिंदी में कहते हैं महत्व, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में तो क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ती है इनको पढ़ने की, क्या रियली नेसेसरी है। तो कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, वो पॉइंट्स कि ये दर्शाते हैं कि हाँ भाई ये रियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड। किसी भी मैनेजर को किसी भी मैनेजर को यूजफुल नॉलेज देता है, ठीक है, कि वो काम को किस तरीके से करवाए तो बेस्ट होगा। देखो हर कोई बचपन से एक्सपीरियंस नहीं होता है। पुराने लोगों ने कुछ गलतियां करी, उन गलतियों को सुधारने के लिए ये प्रिंसिपल तैयार किए गए ताकि कोई मैनेजर जो आगे फ्यूचर में कोई मैनेजर बने वो गलतियां ना करें। तो यूजफुल नॉलेज दिया जाता है, ज्ञान उपलब्ध कराते हैं ये हमारे प्रबंधकों को। दूसरा पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई संसाधन की अनुकूलतम उपयोग, ना वेस्टेज होना चाहिए ना कमी होनी चाहिए। मतलब आपका जो काम चल रहा है वो प्रॉपरली चले। जो भी आप बना रहे हो, जो प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके जो मशीनरी यूटिलाइज हो रही है, बिजली लग रही है, कोई भी चीज़ लग रही है, लेबर लग रही है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके ताकि आपको कॉस्ट कम से कम पड़े। मतलब ऑप्टिमम इष्टतम प्रयोग कहा जाता है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। अगर एक मशीनरी है उसकी क्षमता है 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने की, तो आप कम से कम 1000 यूनिट बनाओ, ना ही तो 800 ना ही 1200। मतलब कहने का ये हुआ कि ना तो ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और ना अंडर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। अगला पॉइंट है आपका वैज्ञानिक निर्णय। भाई साइंटिफिक डिसीजन, ये जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको इस काबिल बनाता है कि मैनेजर जो है बहुत अच्छा डिसीजन ले सकें, साइंटिफिक डिसीजन ले सकें। ऐसे डिसीजन जिनको जो पहले किए गए जो तथ्य होते, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके बिहाफ पर सोच समझ करके जो डिसीजन लिए जाते हैं, जब कभी गलत साबित नहीं होते, उन्हें कहा जाता है साइंटिफिक डिसीजन लेना। अगला पॉइंट है आपका वर्क इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर आपको बदलते वातावरण में किसी भी इकाई को आज के टाइम पे अगर जीवित रहना है तो उसके लिए करना पड़ेगा कि आपके जैसे जैसे वातावरण बदल रहे हैं, उस बदलते वातावरण के अंदर आपको प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा हर बदलते वातावरण के लिए कि किस तरीके से आपको काम करना है, तभी आप सरवाइव कर सकते हो। तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। बदलते हुए वातावरण में अगर आप ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि उनको फॉलो करते हो तो वो आपको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। कैसे जी? जब मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर जो है, अगर जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उसके साथ जब अच्छे तरीके से काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो सोसाइटी को अच्छे रेट्स पे अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करा पाता है, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप पूरा कर पाते हो इससे। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरीके से है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति जो है काम करने का अपना अपना तरीका होता है। तो जब मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं काम को नए नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स में काम लिया जाता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ ली जाती है। अब जैसे अब ये प्रिंसिपल ही ले लो, ये प्रिंसिपल भी तो किसी ने लिखे हैं, जैसे हेनरी फेल्स ने लिखा है,
ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल जो हैं, ये भी तो इन्होंने रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बिहाफ पे लिखा है। इन्होंने काम किया, काम करने के बाद इन्होंने देखा कि इन इन चीज़ों की कमियां होती है, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल बनाए। तो ये रिसर्च तैयार करना होता है। तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग में भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, आप उसके साथ काम करते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी, इसके साथ कुछ और भी ऐसा हो सकता था। तो वो रिसर्च ही तो हो रहा है एक तरीके से। तो ये पॉइंट्स हो गए, आपकी बेसिक चीज़ें हो गई इस चैप्टर की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। वो 14 प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से 14 सिद्धांत हैं। ठीक है। और बेस्ट रहेगा कि आप बुक्स के साथ पढ़ा करें। मतलब बुक्स अगर ओपन करके अगर मेरी बातें सुनेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगी। और हाँ, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू।